हेलो, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 11 का प्रयोगवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए प्रमुख कवि अज्ञे का परिचय दीजिए वाला प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ पर उसको हमने अलग अलग मुद्दों में विभाजित किया है, जिसका पहला मुद्दा है प्रयोगवाद का परिचय, प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां और उसमें वैयक्तिकता, समसामयिक जीवन चेतना के स्वर, निराशा, अनास्था तथा कुंठाओं का चित्रण और बौद्धिकता एवं शुष्कता, अतृप्त वास्तवों का चित्रण। यह सारी जो प्रवृत्तियां हैं वह प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां थी, या फिर कह सकते हैं कि विशेषताएं थी। शिल्पगत प्रवृत्तियां, जिसमें हम अलग अलग जो शिल्पगत प्रवृत्तियां थी वह उसकी चर्चा करेंगे। प्रयोगवाद के मुख्य कवि अज्ञे और उनकी जो उनका जो कृतित्व है, यानी कि उनका जो साहित्य संसार है उसके विषय में बात करेंगे, और अंत में हम मूल्यांकन के समग्र प्रश्न का उत्तर का मूल्यांकन करेंगे। यह हुए आपके इस प्रश्न के मुद्दे। अब हम देखेंगे प्रयोगवाद का परिचय। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि प्रयोगवाद का परिचय। प्रयोगवाद के विषय में हम बात करें तो प्रयोग का शाब्दिक अर्थ है इस्तेमाल करना। अब प्रयोग यानी इस्तेमाल करना, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास में यह एक विशेष प्रवृत्ति का द्योतक है। छायावाद की समाप्ति के बाद हिंदी काव्य धारा 3 प्रवाह में आगे बढ़ी: हालावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। और भाव और शिल्प के क्षेत्र में नए नए प्रयोग जो आए काव्य धारा में, उसे प्रयोगवादी काव्य धारा कहे गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भाव पक्ष और कला पक्ष, दोनों पक्षों में जो नए नए प्रयोग हमारे समक्ष आए, और इसी कारण इसे प्रयोगवादी कविता कहा गया। प्रयोगवाद भाव पक्ष के क्षेत्र में व्यक्तिवाद और शिल्प पक्ष के क्षेत्र में रूपवाद का पक्षधर। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयोगवाद के क्षेत्र में जो भाव पक्ष था उसमें जो कविताएं प्राप्त होती है वह व्यक्तिवाद की महत्तम कविता हमें प्राप्त होगी, और शिल्प क्षेत्र में यानी कला के पक्ष में हम देखें तो रूपवाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्रयोगशील आंदोलन प्रयोग का विशेष अर्थ लेकर आया था। शब्दों में नया अर्थ भरना तथा युगानुरूप अभिव्यक्तियों के लिए नए बिंबों, प्रतीकों, उपमानों, भाषा, छंद, अलंकार, इन सभी का प्रयोग यहाँ मुख्य लक्ष्य रहा। यानी कि जो शब्द थे उसमें नया अर्थ आए, और जो भी युग था उसके अनुरूप अभिव्यक्ति हो सके, उसके लिए उन्होंने नए बिंबों का, नए प्रतीकों का, उपमानों का, भाषा का, छंदों का, अलंकारों का विविध रूप से प्रयोग किया, और यही उनका मुख्य लक्ष्य रहा। एक तरफ से देखें तो हम कह सकते हैं कि जब अज्ञे ने संपादकत्व में जो यानी कि उन्होंने अपने संपादकत्व में प्रकाश हो रही जो तार सप्तक था, उसमें प्रयोगवादी काव्य धारा का हमें जन्म दिखाई देता है। तार सप्तक में 7 नए कवियों की कविताओं को स्थान मिला। ये सभी कवि भिन्न भिन्न विचारधारा के थे, और एक ही बिंदु प्रयोगशीलता पर वे इकट्ठे हुए थे।
यही प्रयोगशीलता उनकी भिन्न भिन्न जीवन दृष्टियों को एक सूत्र में बांधी थी। इन संदर्भ में स्वयं अज्ञे जी ने यह कहा कि ये राही नहीं राहों के अन्वेषी है। प्रथमता सप्तक 4 बार प्रकाशित हो चुका था और जिसमें यह प्रयोगवादी काव्य ने निरंतर विकास भी किया था। यह हुआ प्रयोगवाद का परिचय। अब हम देखेंगे प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो इसमें वैयक्तिकता, समसामयिक जीवन चेतना के स्वर, निराशा, अनास्था तथा कुंठाओं का चित्रण, बौद्धिकता एवं शुष्कता, अतृप्त वासनाओं का चित्रण, यह सारी प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती है। जिसमें हम देखेंगे वैयक्तिकता, तो यहाँ व्यक्तिवाद की तीव्र अभिव्यक्ति हमें मिलती है। व्यक्तिवाद प्रयोगवादी कविताओं का मूल स्वर आगे भी कहा वैसे रहा और जिसका कारण क्या था? अहंकार था। यह अहंकार की परंपरा रूढ़ि आदि को नकारती थी और अकेले व्यक्ति के विद्रोह पर आगे बढ़ती जाती थी। उदाहरण के तौर पे हम देखें तो बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे तीर के जैसे बढ़ेंगे। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हम बिना सीढ़ी के चढ़ेंगे, बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे और तीर के जैसे हम आगे बढ़ेंगे। हम सीढ़ी के बगैर भी तीर जैसे आगे बढ़ेंगे। अन्य एक मुद्दा है समसामयिक जीवन चेतना के स्वर। प्रयोगवादी कविता में हमें समसामयिक जीवन चेतना के नए स्वर दिखाई देते हैं। व्यक्तिवाद की प्रधानता के बावजूद यह प्रवृत्ति यहाँ पर विकसित हुई। परंपरा के स्थापित जो उपमान थे उसे त्याग कर समसामयिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं को नए उपमानों के रूप में प्रयुक्त किया गया। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखें तो कैमरे के लेंस सी है आंखें, कैमरे के लेंस सी है आंखें, बुझी हुई टाइपराइटर की तरह, बुझी हुई टाइपराइटर की तरह यानी कि यहाँ पर जो टाइपराइटर में लिखने की होती है उसकी बात है और उसकी तरह यह कहते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ संयुक्त जीवन चेतना के स्वर प्रकट हुए हैं। नेक्स्ट है निराशा, अनास्था तथा कुंठाओं का चित्रण। यहाँ कवियों के लिए न तो अतीत का मूल्य है और न ही वर्तमान का और न ही भविष्य के प्रति आशा है। यहाँ जो कवि में दिखाई देता है वह गहरी निराशा व्याप्त हो चुकी हो ऐसा हमें दिखाई देता है और यह निराशा से अनास्था तथा जीवन में कुंठाएं उत्पन्न हुई हमें दिखती है। वह प्रतिक्षण अपने अस्तित्व को नष्ट होने के भय से चिंतित है। यहाँ पर दिखाई देता है कि प्रतिक्षण अपना अस्तित्व नष्ट हो रहा हो ऐसा दिखाई देता है। सामान्य समस्याओं व प्रश्नों पर भी यहाँ पर विजय प्राप्त नहीं होती और इसी कारण अनास्था प्रयोगवादी काव्य में पराजय, निराशा और अविश्वास के स्वर हमें दिखाई देते हैं। अब आएगा बौद्धिकता एवं शुष्कता। यहाँ पर प्रयोगशील कवियों ने तीव्र आत्मानुभूति से प्रेरित होकर काव्य रचना कम की है और बुद्धि से प्रेरित होकर अधिक की है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अंदर जो अनुभूतियां उत्पन्न हो रही थी वह उन्होंने कम प्रकट की है, मगर अपनी बुद्धि से प्रेरित होकर ज़्यादा कविताएं प्रस्तुत की है और इसीलिए यहाँ पर
हमें रागात्मकता कम और बौद्धिकता तथा विचारात्मकता ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ कवियों ने प्रत्येक समस्या का हल बुद्धिवादी तरीके से ढूंढने का प्रयास किया है और इसी कारण इन कविताओं में हमें सरसता के स्थान पर शुष्कता के दर्शन होते हैं और नीरस बौद्धिक चर्चा जैसी यह कविता हमें लगती है। अन्य है अतृप्त वासनाओं का चित्रण, जिनका वृत्तियों को अस्वस्थ असामाजिक कहकर जिनका यहाँ पर कविताओं में चित्रण वर्जित माना जाता था, प्रयोगवादी कवियों ने उसे यहाँ खुलकर चित्रण किया, उनका खुलकर चित्रण किया। इन प्रवृत्तियों के चित्रण में कवि गौरव का अनुभव करते थे और जैसे उन्हें यह लगता था कि उनके अंदर की जो अतृप्त वासना है वह बाहर आती थी। अतिरिक्त वेदना की अनुभूति और समष्टि कल्याण की भावना, आस्थावादी स्वर, जीने की जिजीविषा, नूतन सौंदर्य बोध, यह सारी प्रवृत्तियां हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे शिल्पगत प्रवृत्तियां। तो शिल्पगत प्रवृत्तियों के संबंध में हम देखते हैं कि कवियों ने, पहले तो देखते हैं हम कि कवियों ने व्यास और समास दोनों प्रकार की शैलियों को अपनाते हुए भाषा के नूतन रूप का प्रयोग किया है। दूसरा देखेंगे कि इनमें केवल भाषा को प्रयोग के लिए असमर्थ जानकर विराम संकेतों, अंकों, तिरछी सीधी लकीरों, छोटे बड़े टाइपों, उल्टे सीधे अक्षरों, लोगों एवं स्थानों के नाम, अधूरे वाक्यों आदि के द्वारा कवियों ने अपनी अपनी संवेदनाएं प्रस्तुत की है। आगे देखेंगे कि नए उपमान, प्रतीक और बिंब के प्रयोग यहाँ पर हमें मिलते हैं। आगे भी हमने इसके विषय में बात की। अनेक प्रकार के प्रतीक, बिंब, उपमान, प्रयोगवादी काव्य, उपमानों से प्रयोगवादी काव्य भरा हुआ है। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे चौथी शिल्पगत प्रवृत्ति के भी को कि इन कविता में नूतन सौंदर्य बोध प्राप्त होता है और इसके लिए उन्होंने नवीन काव्य उपकरणों का अधिक से अधिक प्रयोग किया है और प्रतीक और बिंब नए होने के साथ साथ अलंकार और छंदों को भी नए नए अपनाए गए हैं। इन कवियों ने छंदों से मुक्ति को ही पसंद किया है और हम आगे देखेंगे। यह थी उनकी शिल्पगत प्रवृत्तियां। प्रयोगवाद के मुख्य कवि अज्ञेय। अब अज्ञेय के रूप में हम कहें तो प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता के रूप में यह नाम हमें सुनाई देता है। सबसे पहले अज्ञेय ने काव्य में वस्तु एवं शिल्प के नए प्रयोग का मार्ग लिया। उन्होंने भाव क्षेत्र में व्यक्तिवाद और शिल्प क्षेत्र में रूपवाद को प्रस्तुत किया। आगे हमने यह बात कही कि यहाँ पर यानी कि प्रयोगवाद में भाव पक्ष को व्यक्तिवाद, भाव पक्ष में व्यक्ति को प्रस्तुत किया और शिल्प पक्ष में रूपवाद को प्रस्तुत किया। वही बात यहाँ पर भी है। प्रयोगवादी कवि के रूप में अज्ञेय का सर्वप्रथम परिचय 1943 में प्रकाशित तार सप्तक में हमें हुआ और प्रयोगशील कवि 7 कवियों को प्रयोगशील की संज्ञा देकर उन्होंने इसमें यानी कि तार सप्तक में उनकी कविताएं संकलित की। तार सप्तक की कविताओं के साथ साथ अज्ञेय प्रयोगवाद के पुरस्कर्ता एवं सूत्रधार के रूप में भी हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं।
प्रथम से लेकर 4 तार सप्तकों की लंबी काव्य यात्रा में अज्ञे ने हिंदी कविता को अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों ही दी है। केवल विषय के क्षेत्र में नहीं बल्कि छंद, रचना, शैली और सभी दृष्टियों से काव्य में नए प्रयोग किए गए और यह उनकी विशेषता थी। उन्होंने जड़ भारत की मिट्टी से लिया किंतु प्रेरणा पश्चिम की जलवायु से ली। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि मुख्य जो बात थी वह भारत की ली और उसको प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने पश्चिम की से प्रेरणा ली और उन्होंने नई काव्य भाषा और प्रतीकों पर भी अधिक ध्यान दिया और परंपरागत रूप से जो उपमान और प्रतीक थे उन्होंने एक तरह से हम कह सकते कि कुचल दिया। उन्होंने जैसे कि पुराने प्रतीकों की दुर्बलता जैसे कि वे जान गए हो और अब उसमें नए अर्थ भरने की जरूरत हो वो पहचान गए हो, उस तरह उन्होंने पुराने प्रतीकों को कुचल दिया और नए अर्थ सभर हमें प्रतीक दिए। और अज्ञे में संवेदना के साथ साथ हम कह सकते एक सजग बौद्धिकता भी थी और यह युग बोध के बिंब विधान के रूप में व्यक्त होती थी। व्यंग्यात्मक शैली का हिंदी में प्रचलन करने में भी अज्ञे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अज्ञे इस दृष्टि से भी सफल प्रयोगवादी कवि रहे क्योंकि इन्होंने छंद पुरानी परंपरा में नहीं प्रस्तुत किए। इतना ही नहीं बल्कि पंत और निराला ने भी नवीन प्रयोग किए। गुप्त जी ने जो संवादात्मक शैली का प्रयोग किया है उन सभी से भी अज्ञे की शैली में भिन्नता, व्यंग्य और वक्रोक्ति का अधिक सौष्ठव मिलता है। इनकी कृतित्व के विषय में बात करें तो इत्यलम, हरे घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए थे, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा ढूंढता हूँ जैसी प्रमुख है। इस प्रश्न का मूल्यांकन करते हुए हम कह सकते हैं कि अज्ञे ने प्रयोगवाद के पुरोधा के रूप में हिंदी में एक नया काव्यादर्श सामने रखा। उनकी कविता का अध्ययन करने के उपरांत हम पाते हैं कि उनकी काव्य रचना में नई काव्य चेतना का हमें स्पर्श मिलता है और विद्रोह और विक्षोभ का भी स्वर यहाँ उभर कर आता है।